चलो देखो बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था ये। अब आज आगे लिखिए जरा। हम लोगों ने कंसेप्ट 3 किया था, लिखो कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 लिखिए। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स related to capital structure. Important calculations, conclusions related to capital structure. लिखिए। पहला, KD will always be less than KE. KO will always be less than KE. We can say that KE will be more than KD, KE will be more than KO, KO will be more than KD. Finally, KE will be more than KO will be more than KD. From the above conclusions, we can say that if company uses higher debt, higher amount of debt, KO will be lower. दो एग्जाम्पल लिखेंगे। इक्विटी दे रखा है 1 लाख का, डेट दे रखा है 50,000 का, के ई दे रखा है 10%, के डी दे रखा है 5%। फाइंड के ओ। इक्विटी दे रखा है 30,000, डेट दे रखा है 120 और लिखा है फाइन। डेट दे रखा है और के ई है 10%, के डी है 5%, 5% और हमें निकालना है के ओ। सॉल्यूशन,
सोल्यूशन लिखिए इसमें के ओ इक्वल्स टू के ई इंटू डब्ल्यू ई प्लस के डी इंटू डब्ल्यू डी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 लाख अपॉन 1,50,000 प्लस 5 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, 10 इंटू 0.67, 5 इंटू 0.33, तो ये आ गया 8.33%। के ओ बराबर के ई इंटू डब्ल्यू ई, के डी इंटू डब्ल्यू डी, के ई 10 है, $30,000 डिवाइडेड बाई 150, 120 डिवाइडेड बाई 150, %6। चलो एक चीज और लिखोगे फिर मैं समझाना शुरू करूंगा बेटा। 4 पॉइंट हो गए, 5वां लिखिए। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5, important conclusion related to value of firm। important calculation related to value of firm, इसमें लिखेंगे बेटा lower the KO, higher the value of firm, we can also say that level of EBIT will always remain same in every capital structure। every capital structure। इसको भी सपोर्ट करने के लिए 2 एग्जाम्पल लिखेंगे प्रूफ करने के लिए। EBIT दे रखा है 1 लाख, KO है 10%, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्म, और EBIT दे रखा है बेटा 1 लाख,
के ओ दे रखा है 5%, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्म। तो अगर दोनों में हम लोग वैल्यू निकालें तो आएगा कल हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ फर्म बराबर EBIT अपॉन KO। तो 1 लाख का EBIT है, 5% का KO है, तो ये आ गया 20 लाख। ऐसे पहले वाले केस में वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा EBIT अपॉन KO। ये है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, ये आ गया 10 लाख। चलो देखो सब लोग, अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिए एक बार कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। सामने देखो, देखो बेटा, हम लोग अपना टॉपिक कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 4 यूनिट में कवर करना था। पहला हम लोगों ने किया EBIT EPS एनालिसिस, फिर BEP, फिर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, और कल हमने शुरू किया कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब इसमें मैंने बताया क्या था आपको, एकदम ध्यान से सुनते जाना क्योंकि आज कुछ थ्योरीज पढ़नी है। देखो कल जो बातें बताई थी आज एक बार फिर से रिवाइज करके तब हम लोग शुरू करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी कंपनी, हर कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, हर कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। कोई नई कंपनी है तो भी पैसे चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, पुरानी कंपनी है तो चाहिए मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। तो बेटा अब ये बताओ, मैंने कहा था कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसे लेके आती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कहां कहां से आ सकता है? या तो इक्विटी से या तो डेट से। इक्विटी से पैसे लाओगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, डेट से पैसे लाओगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम कहां से पैसे लेके आए जो हमारे लिए सबसे सस्ता पड़े? जैसे कल मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे 2 चीजें आपको दिखाई थी। मैंने कहा था जैसे ये, मैंने कहा था हुंडई वालों ने 25,000 करोड़ डिसाइड किया है कहां से लेने के लिए? IPO से, मतलब इक्विटी शेयर इशू करके। और वहीं पे मैंने दिखाया था अडानी ने लोन लिया है $600 मिलियन का। तो ये लोन लिया है तो किसी को लोन समझ में आ रहा है, किसी को इक्विटी समझ में आ रहा है, तो आखिर उसके पीछे कुछ कैलकुलेशन होती होगी। तो मैंने आपको बताया था बेटा, कैलकुलेशन ये होती है, हम पैसे वहां से उठाते हैं। अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे जिसमें उनका जो वैल्यू है फर्म की वो मैक्सिमम हो। वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी हो? मिनिमम हो। जिसपे ये ऐसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हो? ये ऑप्टिमम को का मतलब हुआ बेस्ट, लेकिन इस चैप्टर में लिखा जाता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा।
तो आप इसी चीज के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो कोई भी कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। तो यहां तो मैंने आपको लिखवाया था, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी how to find out optimum capital structure. Capital structure component is reflected in balance sheet. तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया, जिसपे फर्म की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम, और कॉस्ट कैसी है, मिनिमम, वो हुआ ऑप्टिमम। अच्छा, अब कल पढ़ाया था आपको, जब भी ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये अजम्पशन अपने ध्यान में लेके चलोगे। क्या क्या कि जब भी पैसा आएगा तो कहां से आएगा, या तो इक्विटी से या तो डेट से। कहां से बेटा, आपको ये नहीं लेके चलना कि प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। ये पूरा चैप्टर इस बेस पे टिका हुआ है कि हम प्रेफरेंस से पैसे नहीं लेंगे, या तो इक्विटी शेयर से लेंगे या तो डेट से। दूसरा, कंपनी की लाइफ कैसी होगी, परपेचुअल। केडी हमेशा केई से लेस होगा। क्या बोला मैंने, केडी हमेशा केई से। इसके पीछे क्या लॉजिक बताया था मैंने कहा था केई का मतलब क्या हुआ, ओनर। केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी वालों को क्या मिलता है, डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है, ओनर। तो ओनर के पास रिस्क भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है। ज्यादा पैसा बचेगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, बोलो बेटा, और कम मिलेगा तो कम पैसे उसको मिलेंगे, कम बचेगा तो। लेकिन क्या होगा, डिबेंचर वाले, उनका तो एक रेट डिसाइडेड है, उसी रेट से वो अपना इंटरेस्ट लेके किनारे हो जाएंगे। तो जो रिस्क ज्यादा एंजॉय करेगा उसी को रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये हुआ। आगे हमने पढ़ा था, अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया होगा तो हम मान के चलेंगे कि कंपनी पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। फिर आगे इस चैप्टर में हम लोग मान के चलेंगे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 100%। मतलब जितना ईपीएस है उतना डीपीएस है। मतलब कंपनी कोई रिटेन्ड अर्निंग अपने पास नहीं रखती, जितना ईपीएस होता है उतना डीपीएस होता है। बोलो, ये बात समझ में आई। फिर आगे बेटा, मैंने आपसे कहा था, चलो सब बच्चे बताओ, कौन सा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कैसे पता चलेगा, जिसपे वैल्यू मैक्सिमम हो और कॉस्ट मिनिमम हो। तो कल भी मैंने ऐसे बताया था, आज भी ऐसे ही बता रहा हूं बेटा। कॉस्ट निकालने के लिए तो चैप्टर ही पढ़ चुके हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां से निकल जाएगी। लेकिन वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वैल्यू के लिए कल हम लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया था। तो मैंने आपको बताया था, वैल्यू का मतलब होता है, वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट। क्या क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ, जैसे किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए थे और 500 डिवेंचर इशू किए थे। जब इशू किया था तो शेयर 100 का था, 10 का था, डिवेंचर 100 का था। फिर धीरे धीरे ट्रेड होते होते ये 100 की चीज, मान लो 10 रुपए की चीज 100 की हो गई, तो फर्म की वैल्यू बढ़ गई ना। डिवेंचर 100 से मान लो 1100 का हो गया, तो फर्म की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं फर्म की वैल्यू। कैसे आप निकालोगे वैल्यू ऑफ फर्म, कैसे, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अच्छा, अब अगली बात मैंने बताई थी, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे ईपीएस अपॉन केई। क्या फॉर्मूला हुआ, ईपीएस अपॉन, कल प्रूव करके भी दिखाया था, अब आज इसको नहीं बताएंगे। फिर कल मैंने बताया था वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई केडी। ये एक डिवेंचर का था, और ओवरऑल निकालोगे तो ये फॉर्मूला हम लोग का निकला था, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई केडी। और अगर फर्म की वैल्यू निकालनी हुई तो ईबीआईटी अपॉन केओ। इसको एक लॉजिक भी बना सकते हो। बताओ, इक्विटी वालों को क्या मिलता है, डिविडेंड। यहां पे डिविडेंड पर शेयर किसके बराबर है, तो जो इक्विटी को मिला और जिस रेट से मिला दोनों को डिवाइड कर दो। सिमिलरली यहां देखो, डेट में डिवेंचर वालों को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और रेट से डिवाइड कर दो। और कंपनी क्या कमाएगी, ईबीआईटी, केओ से डिवाइड कर दो। अच्छा, ये आपने कल पढ़ा था। अब आज हमने आज की क्लास यहां से शुरू करी। अब फोकस करना बेटा, क्योंकि इसके बाद मुझे थ्योरीज पढ़ानी है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो। चलो अभी एक करके देखो। यहां देखिए, सब आपने लिखा हुआ है, बस एकदम ध्यान से सुनिए, जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। बताओ, इक्विटी से यहां कितने पैसे आए हैं, 1 लाख। डेट से तो टोटल कितना आया है, 150। अच्छा, इक्विटी की कॉस्ट 10% है, डेट की 5% है। मान लो मुझसे कहा जाए केओ निकालो, क्या निकाले, केओ का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही तो मतलब हुआ। केओ का मतलब हो गया WACC, या इसी को बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा बेटा,
जब आपने मुझसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था, जब आपको WACC निकालना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था WACC आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक इक्वेशन बना के, दूसरा टेबल बना के। और वो वाला पूरा चैप्टर हम लोगों ने कैसे किया था? टेबल बना के। वो वाला पूरा चैप्टर हम लोगों ने किया था टेबल से। अब इसे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तो टेबल बना के किया था। अगर मान लो टेबल बना के ना करें, हम लोग इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन बेटा यही बनती है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये है इक्वेशन। तो यहां मैंने इक्वेशन से निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इक्विटी के वेट से, कॉस्ट ऑफ डेट को डेट के वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी। अब यहां देखो, इक्विटी की कॉस्ट कितनी है? 10%। और 1.5 लाख में इक्विटी कितना है? 1 लाख। डेट की कॉस्ट कितनी है? 5%। 1.5 लाख में डेट कितना है? 50,000। हम इसको सॉल्व करते हैं तो KO आया 8.33%। कितना आया? 8 नोटिस करना, यहां बेटा इस वाले एग्जांपल में 2 क्यों करवाए? यहां इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है। ये विजिबल है ये वाला इंक? अच्छा, यहां देखो उसका उल्टा है, डेट ज्यादा है और इक्विटी कम है ना? देखो ध्यान से सुनना है सब। अब ये देखो, यहां इक्विटी से मात्र 30,000 आया है, डेट से 1,20,000। तो 1,50 में से 30,000 यहां से लाए हैं, इक्विटी की कॉस्ट 10%, 1,50 में 1,20 डेट से लाए हैं 5%, तो ये 6% निकल के आया ना? ठीक है, अब फोकस करना, यहां से मैं कुछ कंक्लूजन आपको शो कर रहा हूं जो पूरे चैप्टर में बेटा यूज होगा। प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया, जिससे एग्जाम जिसमें दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल। देखो, हमने दोनों में KO निकाला। जरा बताओ, पहले वाले में, यहां मैं लिखता हूं, बताओ KE कितना है? यहां से बताओ पहले, KD कितना है? इधर बेटा लिख रहा हूं एग्जाम्पल 1 का। KD बताओ, KO बताओ, KE बताओ। और इसका बताओ, KD बताओ, KO बताओ, KE बताओ। चलो बताओ इस वाले एग्जाम्पल का, KD कितना था? KO कितना आया? KE कितना था? ठीक है, जरा दूसरे एग्जाम्पल में बताओ, KD कितना था? KO कितना आया? KE कितना आया? अब नोटिस करो, पहले एग्जाम्पल में इक्विटी ज्यादा था, डेट कम था। दूसरे में डेट ज्यादा था और इक्विटी कम था ऐसा? लेकिन दोनों में यही हो रहा है क्या? जब KD और KE से हम KO निकाल रहे हैं तो रिलेशन ये बन रहा है, KD सबसे कम है, उससे ज्यादा KO है, उससे ज्यादा हो रहा है। यहां भी देखो, KD से ज्यादा और उससे ज्यादा, ठीक है ना? आएगा ही। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो तो, अरे इन्हीं दोनों का ये वेटेड एवरेज है ना, तो एवरेज तो बीच में ही आता है। समझ आए? अब ये बात मैंने ऊपर आपको लिखवाई है। ये 2 एग्जांपल इसलिए करा दिए जिससे एग्जाम में रिवाइज करो तो ध्यान रहे। देखो, हमेशा क्या होगा, KE सबसे ज्यादा होगा, उससे छोटा KO, उससे छोटा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, KD सबसे छोटा, उससे बड़ा KO, उससे बड़ा KE। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी आएगी? KE, उससे कम और सबसे कम KD। ये देखो यहां लिखा है, KD विल ऑलवेज बी लेस देन KE, मतलब पहले इन दोनों का लिखवाया। KO ऑलवेज देन KE, ये दोनों लिखवाया। फिर यहां इसको करवा के फाइनली ये लिखवाया। तो हमारे काम की ये वाली लाइन है, सबसे ज्यादा कॉस्ट KE की आएगी, उससे कम KO आएगा, सबसे कम हम लोग के पास आएगा KD, सबसे कम आएगा KD। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आगे देखो, नेक्स्ट ये देखो, मैंने ये भी लिखा है यहां पे, फ्रॉम द अबव कंक्लूजन वी कैन से दैट इफ कंपनी यूजेस हायर अमाउंट ऑफ डेट KO विल बी लोअर। जैसे देखो बेटा, यहां लोन कितना लिया था? 50,000, तो KO कितना आया? 8.33। अब ये देखो, बाकी सब वही है, लोन बढ़ा दिया तो KO कम हो गया। तो जैसे जैसे लोन बढ़ाएंगे, डेट कंटेंट जैसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा KO क्या होगा? गिरता जाएगा। अब फिर से बताओ, अभी क्या पढ़ा? सबसे छोटा, सबसे लोअर कॉस्ट कौन सी? कितने प्रकार की कॉस्ट होगी इस चैप्टर में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 2, क्या क्या?
केई और केडी, और उसका जब एवरेज निकालते हैं तो क्या आ जाता है? सबसे लोअर कौन सा होगा? केडी। उससे बड़ा? उससे बड़ा केई। ठीक है। और क्या होगा बेटा, जैसे जैसे हम डेट कंटेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कम होता चला जाएगा। अभी तमाम सारे ग्राफ पढ़ने हैं इसमें, तो इसलिए ये दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? बताओ ईमानदारी से बोलो सब लोग। यहां ये वाला कंसेप्ट यहां से लेके यहां तक ये समझ में आ गया ये पूरा? चलो अगला देखो यहां पे। अब एक चीज और लिखवाई, स्क्रीन पे देखिए। ये बताओ बेटा, कल पढ़ाया था वैल्यू ऑफ फर्म होता है ईबीआईटी अपॉन केओ। वैल्यू ऑफ फर्म होगा ईबीआईटी अपॉन केओ। जरा देखिएगा, ये देखो ईबीआईटी 1 लाख का है, केओ 10% का है, तो ये 10 आया। बोलो। फिर देखो ईबीआईटी वही 1 लाख का है, लेकिन केओ घटा के 5% कर दिया, तो ये 20 लाख हो गया। यहां से क्या प्रूव हुआ? कॉस्ट घटेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। बोलिए, जब कंपनी की कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बताओ क्या क्या चीजें पढ़ी, क्योंकि अब मैं थ्योरी शुरू करूंगा तो ये एकदम दिमाग में होना चाहिए। पहला क्या पढ़ा? ऑलवेज के डी विल बी लेस देन केई। 3 चीजें पढ़। फिर अगला क्या पढ़ा? केओ जितना ज्यादा है वैल्यू उतनी कम होगी, और केओ जितना कम है वैल्यू उतनी। प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं, खर्चे हमारे जितने कम हैं प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, खर्चे जितने ज्यादा होंगे प्रॉफिट उतना कम होता जाएगा। बोलो ये बात ठीक है? अच्छा ये पढ़ा आपने। अब बेटा आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन करेंगे इतनी नॉलेज पे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे सब बच्चे आ जाओ, फिर मुझे थ्योरीज आपको पढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1, चलो देखो, तब तक मुझे फॉर्मूले रिवाइज कर दो जरा। बताओ, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट। चलो इसका फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, ईबीआईटी अपॉन, चलो इसका बताओ, ईपीएस अपॉन के। ठीक है, ईपीएस लिखे हो तो ये एक शेयर का निकल के आ रहा है ना। अगर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो किससे आ जाएगा? पूरी कंपनी का आ जाएगा। इसका बताओ, इंटरेस्ट अपॉन केडी। ये ध्यान रखना, ये 3 फॉर्मूले का यूज होगा इस वाले एग्जांपल में, क्वेश्चन में। चलो पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। लिखा है बेटा, रूपा कंपनी ईबीआईटी इज 5 लाख। अच्छा, कंपनी हैज 10%, 20 लाख डिवेंचर, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%। बेटा ये देखो, इस चैप्टर में बार बार ऐसा लिखा होगा, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, तो इसको बोलते हैं केई। क्या बोलोगे? अब देखो ऐसे सुनना, क्या लिखा है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट लिखा है ना। अब मेरी बात सुनो, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या होता है, आप ये देखिए जरा, बताओ मुझे। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड की डेफिनेशन क्या अगर बनाई जाए तो क्या होगी? मैं बता रहा हूं, सुनो। क्या किसी की मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन पूरी की जा सकती है? अपनी अपनी खुद की मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाते हो कभी? जीवन चला जाएगा, कभी नहीं होगा। समझ आया? तो वैसे यहां भी होता है बेटा, क्या इक्विटी शेयर होल्डर ने हमें पैसे दिए हैं तो हमसे वो कुछ उम्मीद करते हैं, तो वो तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा उनको डिविडेंड मिले ना। लेकिन डिविडेंड की डेफिनेशन होती है मिनिमम एक्सपेक्टेशन बाय इक्विटी शेयर होल्डर। कम से कम उसको जितना चाहिए उतना तो पूरा करो, वरना शेयर बेच के दूसरी कंपनी में जाएगा। समझ आया? तो इक्विटी वालों की जो उम्मीद है उसी को तो वही तो दोगे ना उसको, तो वही हमारा के ही होता है। उसी को हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी शेयर होल्डर्स की उम्मीद। समझ आया? तो ये हो गया के। अच्छा आगे पढ़िए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 3 चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालनी है? मार्केट वैल्यू ऑफ, फॉर्मूला बताओ। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बताओ। बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछ रहा हूं, क्या होगा? ईपीएस अपॉन केई।
देखो इस पे ध्यान नहीं दोगे, अभी आगे मैं जब बढ़ाऊंगा चैप्टर ना तो सब बाउंस जाएगा, इसलिए एकदम इन्वॉल्व रहो 100%, इसीलिए वो चीज पहले लिखवाई। फिर से बताओ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूले अभी पढ़े थे, चलो बताओ। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला जल्दी बताओ। EBIT अपॉन क्यू। चलो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला EPS अपॉन KE, लेकिन इससे एक का निकलेगा। दूसरा वैल्यू ऑफ डेट का फॉर्मूला बताओ, इंटरेस्ट अपॉन KD, यही तो होगा। अब इधर देखो, हमसे कह रहा है इक्विटी की मार्केट वैल्यू बताओ, किसकी? तो निकलेगी तो ऐसे, लेकिन इसके लिए EPS चाहिए। EPS कैसे आता है सोचो। EBIT में से क्या माइनस करते हो? क्या आता है? फिर क्या माइनस करते हो? फिर क्या आता है? EAT। प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं इस चैप्टर में, तो वही क्या हो गया? अर्निंग फॉर इक्विटी। अब उसको डिवाइड करोगे किससे? तो क्या मिल जाएगा? और ये देखो इस सवाल में नंबर ऑफ शेयर है ही नहीं, इस सवाल में नंबर ऑफ शेयर है ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमने पढ़ा तो है कि वैल्यू ऑफ फर्म होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट के, तो ये दोनों निकाल के माइनस कर देंगे तब तो आ जाएगा। इक्वेशन पढ़ी है ना भाई। EBIT है, KO निकाल लेंगे अपने लोग, जब KE दिया है KD दिया है तो KO तो निकाल ही लोगे, समझ है? उन दोनों को निकाल के माइनस करेंगे, आ जाएगा। डन। चलो शुरू करते हैं, आइए। तो पहले निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1A, EBIT 5 लाख का दिया है, इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट। देखो 20 लाख का डिवेंचर है और 10% पे, तो 20 लाख का 10% 2 लाख। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 3 लाख। अब क्या माइनस करें? अब क्या माइनस करें? टैक्स। टैक्स इस चैप्टर में 80% क्वेश्चंस में नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो मैंने क्या लिखवा दिया शुरू में? जीरो मान के। तो क्या मैं बोल दूं यही अर्निंग आफ्टर टैक्स है, यही अर्निंग फॉर इक्विटी है? ठीक है, यही हो गया। अब आगे आ जाओ, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, अगर हम निकालें वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी बोलो? EPS तो है ही नहीं। अब अच्छा, अब इधर देखो, तुम लोग कुछ घर जाके रिवाइज करते नहीं हो, जितना यहां बताओ वही ध्यान रहेगा। EPS से एक का निकलेगा। अगर हम इक्विटी वालों के लिए टोटल जितना कमाया इसको KE से डिवाइड करें तो टोटल इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। इधर देखो सामने, कल क्या पढ़ाया था सब लोग देखो। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ फर्म अगर निकालना है तो टोटल अर्निंग को अगर KE से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? इक्विटी की वैल्यू ना। टोटल अर्निंग का मतलब EPS को किससे मल्टीप्लाई कर दो, और मान लो नंबर ऑफ शेयर नहीं भी है तो टोटल अर्निंग मिल जाए तब भी तो हो जाएगा। तो यहां ये जो 3 लाख आया है ये फर्म की टोटल अर्निंग ही तो है। तो अगर मैं टोटल अर्निंग को डिवाइड कर दूं 16%, कितना है इक्विटी वाला? चलो लिखो, ये हो जाएगी अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर डिवाइड कर दें KE से तो ये है 3 लाख डिवाइडेड बाई 16%, देखो कितना आएगा। अब आगे वैल्यू ऑफ डेट निकाल लेते हैं। तो ये होता है इंटरेस्ट अपॉन KD। इंटरेस्ट दिया है आपने 2 लाख का और ये था 10%, तो ये आ गया 20 लाख।
अच्छा, अब अगर मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म, बोलो कैसे निकालो? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस, अच्छा बताओ वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी निकली? 18,75,000, उसमें ऐड कर दो 20 लाख, कितना बन गया? 38,75,000। 38,75,000। अब सब बच्चे मुझे जवाब देंगे कि क्या मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का कोई और भी तरीका है क्या? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी सवाल में है, केओ हम निकाल सकते हैं, तो एक बार उससे भी निकाल के देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। समझ आए? चलो निकालो और लिखो नीचे, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली अगर हम के ओ निकालें तो के ओ अभी बताया था के ई इंटू डब्ल्यू ई प्लस के डी इंटू डब्ल्यू डी। चलो अपना क्वेश्चन चेक करो, अगर हम यहां से निकालना चाहें तो बताओ बेटा, के ई क्वेश्चन में दिया था 16%, के डी कितना दिया था? 10%। अच्छा अब जरा ये निकाल लो, इनका वेट निकाल लेते हैं। तो चलो अब वेट कैसे निकलेगा ये देखो स्क्रीन पे, अब बड़े आराम से निकल जाएगा। ये बताओ 38,75,000 ये टोटल हो गया ना, तो यहां डिनोमिनेटर में लिख देंगे 38,75,000, 38,75,000 और न्यूमरेटर में लिख दो यहां पे इक्विटी और डेट। इक्विटी निकला है 1875, डेट वही 20 लाख का है, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 7.74, 5.16, 12.90 क्यू आया। और अगर मैं निकालूं वैल्यू ऑफ फर्म, तो ये होगा EBIT डिवाइडेड बाई KO। EBIT EBIT है हम लोग का कितना है? 5 लाख डिवाइडेड बाई KO 12.90%। तो ये वही आ गया 38,759 से लगभग लगभग वही आ रहा है। और एक चीज और देखना, ये सब जितना क्लियर करके चलोगे चैप्टर में उतना इजी रहेगा आपको बेटा। ये देखो ऐसे, ये बताओ वैल्यू ऑफ फर्म, यहां तक हो गया। अब एक मिनट जरा देख लो, ये चीज बार बार आएगी अभी और बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, शुरुआत से लेके चलोगे तो एकदम सही है। देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी हम लोगों ने निकाल लिया, वैल्यू ऑफ डेट निकाल लिया, दोनों को जोड़ लिया तो क्या आ गया? वैल्यू ऑफ फर्म। तो एक ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा दूसरा मैंने के ओ निकाला और उससे निकाल दिया वैल्यू ऑफ फर्म, आ गया। अब ये देखो के ओ मैंने ऐसे निकाला है, कितना आया? 12.90। अब देखो दूसरे तरीके से निकाल रहा हूं तब भी यही आएगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने ऐसे सवाल नहीं लगाया, मान लो खाली इतना लगा रखा है, खाली इतना लगा है, तो ये बताओ मेरे पास फर्म की वैल्यू है कि नहीं है? और आप क्या पढ़े हो, फर्म की वैल्यू बराबर होती है EBIT अपॉन KO। तो अगर मैं यहां से KO निकालूं तो हो जाएगा EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। बोलो
कितनी वैल्यू आई थी? 38,75,000। और इसको डिवाइड कर दिया वैल्यू ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 5 लाख है, ये 5 लाख है, और ये वाला 38,75,000 है। तो लगभग लगभग वही आ जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 38,75,000, वही इंटू 100 कर दो, 12.90 के आसपास आ गया। तो मैंने अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने काम किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब लिखिए बेटा, कंसेप्ट नंबर 6, मेथड्स और थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मेथड और थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। लिखिए पहला, पहला लिखिए नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NI अप्रोच। अगला है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसको बोलेंगे NOI अप्रोच। अगला है ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद है MM अप्रोच। विद टैक्स। और अगला है MM अप्रोच विदाउट टैक्स। MM अप्रोच विद टैक्स, विदाउट टैक्स। चलो अब बेटा ये क्या चीज है मैं समझाता हूं। इधर देखो मेरी तरफ, सब लोग रिप्लाई करना। बताओ बेटा, किसी कंपनी को अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है,
कल भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा करी थी, अब फिर से बताओ। म, मैंने कहा था मोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? एप्पल वाले। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च एंड इनोवेशंस कर रहे हैं। इनके बराबर की टेक्नोलॉजी कोई लेके आए या इनसे अच्छी, तो उसकी भी सेल होने लगेगी। समझ आया ना? तो अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, ढंग से रिसर्च एंड इनोवेशंस, टाइम पे एडवर्टीजमेंट, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, मतलब बिजनेस में जो जरूरी चीजें हैं वो करके ये प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। बताओ सब लोग। अब इसके अलावा देखो, ये सब थ्योरीज अलग बात करती हैं। ये क्या कहती हैं? कहती हैं कि ढंग से, कहते हैं अगर तुम्हें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, मतलब फर्म की वैल्यू बढ़ानी है, प्रॉफिट नहीं, वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अगर बढ़ाना है, तो तुम ढंग से बिजनेस करके तो अपनी वैल्यू बढ़ा ही सकते हो। इसके अलावा अगर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम रखो, कैसा? कैपिटल स्ट्रक्चर अगर ऑप्टिमम रखें तो इससे भी हमारे फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। समझ आए? और कल मैंने बताया भी था कल मैंने आपको बताया भी था, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर हम ऑप्टिमम रखेंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी तो कॉस्ट आती है ना, के ई आती है, के डी आती है, या के ओ आएगा। तो इसको ठीक रखोगे तो ये कम रहेंगे, कम रहेंगे तो खर्चे कम हुए तो वैल्यू बढ़ेगी। तो बेटा ये चार अप्रोचेस हैं इन पे, ये दोनों एक ही आदमी ने बनाई है, चार हैं। कुछ इसके फेवर में बात करती हैं, कुछ इसके अगेंस्ट। समझ आए? कुछ फेवर में, कुछ अगेंस्ट। जैसे हम लोग अभी एनआई अप्रोच करेंगे पहली, तो ये इसके फेवर में बात करती है। ये कहती है हाँ ठीक है, ढंग से बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक रखो तो प्रॉफिट और बढ़ेगा, फर्म की वैल्यू और बढ़ेगी। जबकि एमएम की अप्रोच सिरे से मना कर देती है, कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक करने से, लोन बढ़ाने से शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी। अरे इसमें यही तो मतलब हुआ। इधर देखो, अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया था ये वाला, ये देखो, लोन बढ़ाया, बोलो, लोन बढ़ाया तो केओ गिरा। समझ आया ना? ये चीज मैंने प्रूव करा दी पहले ही। तो ये लोग क्या कहते हैं, जो इसके फेवर में है वो लोग कहते हैं लोन बढ़ाओ, जब पैसा चाहिए तो लोन ले लो, लोन ले लोगे तो केओ अपने आप गिरेगा, गिरेगा तो खर्चे कम होंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ आए? तो कुछ कुछ थ्योरीज हैं जो उसके फेवर में बात करती हैं और कुछ उसके अगेंस्ट बात करती हैं। कुछ कहती हैं हाँ ये सही बात है कि अगर लोन बढ़ाओगे तो फर्म के वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, और कुछ कहती हैं लोन बढ़ाने घटाने से फर्क नहीं पड़ेगा, ढंग से बिजनेस करना होगा तब फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। समझ आए? फिलहाल हम लोग को एग्जाम में सब कुछ करके जाना है, तो अब एक एक उठा रहा हूं, डिटेल में उसको पढ़ते हैं। लिखो, हेडिंग बनाओ पहली, कंसेप्ट 7 एनआई अप्रोच। कंसेप्ट 7 नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच। चलो लिखो बेटा, दिस अप्रोच was given in the year 1952 by David Durand. According to this approach, capital structure decision are relevant. Capital structure decisions are relevant.
आगे लिखिए, वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज्ड बाय decreasing KO through higher debt proportion. According to this approach, KE will be more than KD. KE and KD will remain constant at any capital structure. Graph of this approach यहां हमने लिया है डेट, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम लोग कॉस्ट, केडी केई केओ. %0 debt, 50% debt, 100% debt. According to this approach, higher the debenture, lower will be Q. Higher the debenture, lower will be the KO.
हो गया बेटा? चलो देखो, पहली अप्रोच क्या है, सब बच्चे सामने देखो। पहली अप्रोच हम लोगों ने लिखा नेट इनकम अप्रोच। पहली अप्रोच लिखा हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच, समझिएगा। देखो बेटा, अब अपने ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, अपने स्टडी मैट में देखोगे और सब जगह तो भर भर के इस पे 10-10, 15-15 पेजेस लिख रखे हैं ना। तो जो उसमें की पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने लिखा, जिससे एग्जाम टाइम में कम टाइम में पूरा हम लोग ढंग से रिवाइज कर ले जाएं, ठीक है, और जिससे हमारे सारे सवाल भी लग जाएं। तो नोट्स इसलिए बनवा रहा हूं, इसको संभाल के रखो, इसी से पूरा रिवाइज करके जाना। बीच में जो एक दिन का गैप मिलेगा उसमें किताब नहीं रिवाइज कर पाओगे पूरी, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुना, देखो बहुत ब्रीफ में सारी चीजें हमने लिख ली। क्या क्या, देखो ये अप्रोच क्या कहती है, सब बच्चे देखना। 1952 में डेविड ड्यूरेंट ने ये अप्रोच बनाई। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, पहले ग्राफ से समझो फिर बताता हूं। उन्होंने कहा बेटा, कहा कि देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो, जब डेट हमारा 0% है, यहां हमने डेट लिया है, एक्स एक्सिस पे डेट लिया है, जब डेट 0 है, जब डेट 0% है, तो हमारा केडी भी 0 होगा, होगा ना। फिर ये देखो, डेट हमने बढ़ाया तो केडी हम लोग का बढ़ेगा, केडी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, जैसे किसी बैंक में किसी लोन का इंटरेस्ट चल रहा है 14% का, मान लो, तो मैं 1 लाख लूं तो भी 14% है, मैं 10 लाख लूं तो भी 14% है, मैं 50 लाख लूं तब भी 14 लगेगा, तो वही ना, केडी का मतलब 14% हुआ ना। तो ये देखो, जब लोन नहीं था तो केडी भी नहीं थी, बोलिए, लोन बढ़ा, केडी बढ़ी, और बढ़ा लोन, केडी और बढ़ी, बोलो। और अभी ऊपर मैं प्रूव कर चुका हूं, क्या, जैसे जैसे लोन बढ़ाओगे केओ गिरेगा, जैसे जैसे लोन बढ़ाओगे तो केओ क्या हो जाएगा, डाउन होगा, लेकिन केई वही रहेगा, क्योंकि आप लोन बढ़ा घटा रहे हो। इक्विटी की तो वैल्यू वही है ना, तो जितना इक्विटी होगा इक्विटी जाएगा। समझ आया? फिर से मैं एक बार और रिपीट करता हूं, तब देखो अच्छे से समझना। ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि एग्जाम में कोई ग्राफ पेपर तो हम लोग को मिलता नहीं, फिर भी जानते रहो, कभी कुछ आ जाए थ्योरी में बना दोगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। फिर से देखो, क्या मैंने कहा, हमने एक्स एक्सिस पे लिया डेट, हमने वाई एक्सिस पे लिया अपनी कॉस्ट। अब इसमें क्या है भाई, जब भी कोई लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट निश्चित होता है, तो ये कांस्टेंट होगा ना, और इक्विटी पे हम कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहे। यहां तो क्या चक्कर है, लोन बढ़ाओगे घटाओगे तो फर्क पड़ेगा ना। तो ये देखो, के विल रिमेन सेम। अब क्या है, जैसे जैसे हम लोग अपने लोन का कंटेंट बढ़ाएंगे तो इसका इंटरेस्ट रेट तो वही रहेगा, लेकिन हम लोग का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगा, कम होगा। यही इसकी थीम है। तो नेट इनकम अप्रोच इस बात को सपोर्ट करती है, क्या, कि अगर डेट कंटेंट बढ़ाओगे तो आपका केओ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हायर द डिवेंचर लोअर विल बी द केओ। डिवेंचर क्यों लिखा, डिवेंचर लिखना चाहिए कि डेट, लिखना तो डेट चाहिए, लेकिन कोई सा भी लोन लो, सबसे ज्यादा दिन के लिए मिलता है हाउसिंग लोन 20 साल के लिए, तो उससे अच्छा कंपनी को ज्यादा दिन के लिए पैसा चाहिए तो डिवेंचर नहीं इशू कर देगी, समझ आए। तो इसीलिए डेट का मतलब अपने दिमाग में डिवेंचर लेके चलो। डिवेंचर की मैक्सिमम लाइफ कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों की 30 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों की 30 ईयर्स है, ठीक है। तो उतने दिन के लिए लोन ही नहीं मिलता कोई, तो कंपनी पैसे लेगी तो कहां से लेगी, डिवेंचर से लेगी, बॉन्ड से लेगी। तो हमने ये पढ़ा। पहले बताओ ग्राफ समझ में आया कि नहीं। अब ये देखो, जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, एग्जाम में कभी भी कोई थ्योरी आती है ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, सारी चीजें इसमें कवर्ड है, इन्होंने बनाया। और ये अप्रोच कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेलिवेंट है। रेलिवेंट मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर पे दिमाग लगाओगे तो केओ घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, समझ आए। फिर आगे बेटा, वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग केओ, कह रहे हैं केओ कम करके फर्म की वैल्यू क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और केओ कैसे कम होगा, डेट कंटेंट बढ़ा के, क्या करके, डेट कंटेंट बढ़ा के। और हमने देखा ही बेटा, क्या
इस अप्रोच में हमेशा क्या है, के ही बड़ा होगा। इसमें क्या, अभी मैंने पहले ही लिखवा दिया था ना, बिना अप्रोच शुरू किए सबसे कम क्या होता है, के डी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो वो तो कम होना ही है, वो तो जनरल एजम्पशन है पूरे चैप्टर की। बात समझ में आई? ठीक है, तो के ई एंड के डी विल रिमेन कांस्टेंट एट एनी कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कोई लो, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। जरा ये वाला एग्जांपल देखिएगा, आज आते ही जो कराया था, इधर देखो, चाहे ये 1 लाख था चाहे 30,000 था, कि ये तब भी 10% था। चाहे ये 50,000 था चाहे 1,20 था, ये तब भी 5% था। समझ आए? उसमें यही लिखा है कि ये 10 और 5 के ई के डी ये एक बराबर रहेंगे, चाहे तुम लोन कितना भी कर लो, चाहे इंटरेस्ट कितना भी कर लो। समझ आ रहा है? अरे इक्विटी वालों को जैसे 10% डिविडेंड देना है तो 10% फिक्स है, अब उससे क्या फर्क पड़ता है इक्विटी कितने की है। डिविडेंड कहां अनाउंस होता है, एजीएम में ना। अब एजीएम में पास हो गया, 10% बांटना है तो 10% बांटना है। अब 1 लाख होंगे तो भी बटेगा, 30 होंगे तो भी बटेगा। बताओ बेटा, लोन का रेट 5% चल रहा है, तो चाहे आप 50,000 का लोन लो चाहे 1,20 का लोन लो, तो जाएगा 5% ना। समझ आए? तो ये है हम लोग की नेट इनकम अप्रोच। अब बताओ नेट इनकम अप्रोच क्या है, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? बोलो, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? रेलिवेंट। क्या कहती है ये, हायर विल बी द डेट, लोअर विल बी द केओ, एंड हायर विल बी द वैल्यू ऑफ कंपनी। कंपनी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। किसने बनाया ये अप्रोच? डेविड ड्यूरेंट ने। कब बनाया? 1952 में। अब ये देखो, ये सब्जेक्ट कितना नया है, अकाउंट्स तुम लोग पढ़ते हो, 12वीं शताब्दी में आ गई थी, 12th सेंचुरी में। ये सब कब आया? 1952। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है तब वहीं पे कॉस्ट और एफएम दोनों इवॉल्व हुए हैं। सब कंट्री लग गई ये ढूंढने में कि हमने जो वर्ल्ड वॉर 2 किया उसमें हमको कितनी कीमत अदा करनी पड़ी। युद्ध में नुकसान ही तो होता है, तब कॉस्ट अकाउंटिंग बढ़ने लगी, और उसी टाइम पे धीरे धीरे ये एफएम इवॉल्व हुआ। समझ आए? तो अब ये हमने पढ़ा, डेविड ड्यूरेंट ने बताया। अब बताओ क्या कहती है ये अप्रोच, डेट कंटेंट जितना ज्यादा होगा केओ उतना कम होगा, तो फर्म की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यही पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख के आना है। और अगर कोई थ्योरी आती है तो ग्राफ जरूर बना देना, बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। अब आइए इस बात को सपोर्ट करने के लिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं, ये सही है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन 4A हम लोग करने जा रहे हैं। आइए देखिए, पढ़ो क्या लिखा है। ए लिमिटेड इज फाइनेंस्ड एंटायरली बाई 1 लाख शेयर। पूरी फर्म में पैसा किसका लगा है? इक्विटी शेयर का। कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक का मतलब इक्विटी शेयर। कॉमन शेयर कौन सा है? इक्विटी। अच्छा, सेलिंग एट 50 पर शेयर, तो बाजार में उसकी कीमत क्या चल रही है? 50 रुपए की। द फर्म्स एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इज 4 लाख रुपीज। अच्छा, 4 लाख का इनका ईबीआईटी है, ठीक है। अब कहता है यूजिंग एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच को यूज करते हुए कंप्यूट वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, अब ये रुक जाओ जरा, बताओ मुझे फर्म की वैल्यू कैसे निकलती है, बोलो। ईबीआईटी अपॉन केओ, उससे निकल के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, और केओ क्या होगा? केओ कैसे निकलता है? WACC वही होता है। इधर देखो मेरी तरफ, थोड़ा दिमाग लगाओ। एवरेज वहां निकलते हो जहां दो चीज होती है। ये पूरा खाली इक्विटी से आया है, तो जो इनका के ई है वही इनका केओ है। नहीं समझ में? जो के, अरे के ई के अलावा कुछ है ही नहीं ना। मैं 2 का एवरेज निकालूं तो ये 2 ही तो आएगा। मतलब जब कुछ है ही नहीं तो ये एवरेज का मतलब क्या होता है? अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द लार्ज डेटा इज नोन एज एवरेज। तो जब एक ही वैल्यू ही है तो वही तो प्रेजेंट करेगी ना। अब बताओ ईबीआईटी कितना है? 4 लाख।
बोलो बेटा। 4 लाख। हम लोग कहीं से के की व्यवस्था कर लेंगे तो उससे हम लोग का निकल के आ जाएगा वो के ई किसके बराबर हो जाएगा, के ओ के, और वहीं से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेवकूफ ही तो बना रहा है, दोनों सेम ही तो होगा। ओवरऑल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू के ई, एक ही आइटम तो है। फिर आगे द कंपनी, अब चलो पहले इतना निपटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, नेट इनकम अप्रोच से वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है 100% इक्विटी से फाइनेंस्ड है, मैं ऐसे ही बस लिख दे रहा हूं। और लिखा है 1 लाख इक्विटी शेयर है। मुझे मार्केट प्राइस दे रखा है 50 रुपए का और ईबीआईटी दे रखा है 4 लाख का। तो मैंने शुरू किया पहला आंसर। अगर मैं निकालूं वैल्यू ऑफ इक्विटी, कैसे निकलती है बोलो? ईपीएस अपॉन, ठीक है। मेरी तरफ देखो, अभी बताते जाओ, यही सब इसमें कंफ्यूजन है। अपना दिमाग लगाओ, सोचो वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू। अब ये बताओ, इधर देखो, आपको दिया है 50 रुपए की कीमत चल रही है, 1 लाख शेयर है, तो हो गया ना 50 लाख। कोई जरूरी थोड़ी ना हरदम वही फॉर्मूला लगे। बोलो, अरे उसका काम है आपको कंफ्यूज करना ना, तरह तरह से सोचने पे मजबूर करना। तो ऐसे देखते जाओ, वैसे भी निकलेगा। आप लोग क्या फॉर्मूला बताते हैं? ईपीएस अपॉन के ई। फिर क्या पढ़ा था? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई के ई। लेकिन ये कब लगता है? जब ये दोनों जानकारी अपने पास नहीं होती। अगर ये जानकारी है तो ऐसे भी तो आ जाएगा ना। समझ पा रहे हो? तो लिखो इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। 1 लाख शेयर है, 50 रुपए का एक, तो आ गया बेटा 50 लाख। वैल्यू ऑफ डेट बोलो कितना होगा? क्यों? है ही नहीं। अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी हो तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट बेटा। तो 50 लाख की अपनी इक्विटी है और डेट है नहीं, तो हो गया यही 50 लाख। और इसी के अलावा कोई डाउट नहीं आना चाहिए। वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे भी निकालते थे, ई बी आई टी डिवाइडेड बाई के ओ। ई बी आई टी अपॉन के ओ निकालते थे। तो ये बताओ, अगर के ओ निकालना हो तो ये हो जाएगा ई बी आई टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। ई बी आई टी 4 लाख का दे रखा है, वैल्यू ऑफ फर्म हमने निकाल लिया है 50 लाख। तो 8 5 जो 40, 8% आएगा। आठ परसेंट आएगा। और हम इसमें बोलेंगे सिंस कंपनी इज 100% फाइनेंस्ड बाय इक्विटी शेयर, सो के ई बराबर के ओ बराबर 8%। डन। आगे आइए, देखिए नेक्स्ट।
ये देखो बेटा और क्या लिखा है। पहला इनका क्वेश्चन था नेट इनकम अप्रोच यूज करते हुए टोटल वैल्यू निकालो, निकाल दिया 50 लाख। के ई निकालो, तो हमने कहा जो के ई है वो के ओ के बराबर है और ये है 8%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही हो गई। अब दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिटायर रिप्लेस 1 million ऑफ कॉमन स्टॉक रिप्लेसिंग इट विद 6% लॉन्ग टर्म लोन। देखो बेटा कह रहे हैं 1 million जो इनका स्टॉक है उसको हटा के उसकी जगह पे क्या लाएंगे, लोन लेके आएंगे। तो इक्विटी घटा रहे हैं, डेट बढ़ा रहे हैं। अब हमसे कहते हैं टोटल वैल्यू निकाल के बताओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ रीफाइनेंसिंग के बाद। तो आप बच्चे बताओ, अभी अभी पढ़ाया है, अगर कोई भी कंपनी डेट कंटेंट बढ़ाएगी अपना तो क्या होगा, केओ कम होगा। ठीक है, और निकाल के पहले ही बताया था केओ जितना कम होगा वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अभी एक एग्जांपल में दिखाया था। चलो शुरू करते हैं इसको जरा, बी पॉइंट पे आ जाओ। चलो तो लिखना शुरू करते हैं। चलो क्या हुआ क्या है सेकंड वाले में, इक्विटी हटा के क्या लाए हैं, कितने का इक्विटी हटाए हैं, 10 लाख। और ये देखो रुपीस लिखा है, तो हमें पता चल गया ना 10 लाख इक्विटी हटा के 10 लाख का लोन लिया है और 6% का। तो हम यहां लिखेंगे, लिखिए वैल्यू ऑफ डेट बराबर 10 लाख के डी दे रखा है 6% का। डन। अगली बात देखो, लिखिएगा इन नेट इनकम अप्रोच ऑलवेज के ई एंड के डी विल रिमेन कांस्टेंट। बेटा आज की क्लास में जो पहला एग्जाम्पल किया था, पहले इक्विटी शायद कितने का था, 1 लाख का था, फिर 30,000 का कर दिया था, लेकिन वही रहा था ना। तो अब वहीं से समझो, इसीलिए मैंने ये सब करवाया था। ये देख लो एक बार स्क्रीन पे देख लो, ये 1 लाख से 30,000 हो गया था और ये 50 से 120 हो गया था, लेकिन ये दोनों सेम थे ना। तो वही बात मैं यहां पे लिखवा रहा हूं क्या, कि नेट इनकम अप्रोच में केई केडी ये हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसको इसलिए बता रहा हूं, केडी तो 6% है, तो इसका मतलब है केई 8% होगा। ऊपर निकाले थे ना केई, केई वही होगा 8%। तो अब यहां लिखिए, और तुम लोग को अगर याद हो तो अभी पिछली 1-2 क्लासेस में कहीं मैंने बताया था कि देखो चाहे 10 जगह से पैसे लेके आओ, ईबीआईटी सेम होगा और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होगी, याद है। तो ये बताओ, ईबीआईटी पहले भी 4 लाख था, तो ये चाहे अपना डेट इक्विटी हटा के डेट ले आएंगे, टोटल कैपिटल तो वही है ना इनकी। तो ईबीआईटी भी कितना रहेगा, वही रहेगा 4 लाख। लिखो, सिंस एट एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर EBIT equals to 4 lakh, तो अगर मैं ऐसे करूं, EBIT जो कि है 4 लाख का, उसमें से माइनस कर दूं इसमें से माइनस कर दे बेटा इंटरेस्ट,
बताओ 10 लाख का लोन लिए हो 6% पे कितना आया? 60,000। कितना बचा? 3,40,000। दिस इज योर, चाहे इसको बोलो अर्निंग बिफोर टैक्स, चाहे बोलो अर्निंग आफ्टर टैक्स, चाहे बोलो अर्निंग फॉर इक्विटी, सब एक ही है। अब आपने पढ़ा है वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन के, तो 3,40,000 डिवाइडेड बाई के, 8% है, 42,50,000। वैल्यू ऑफ डेट होता है इंटरेस्ट अपॉन के डी, 60,000 डिवाइडेड बाई 6%, 10 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, तो ये आ गया 42,50,000 प्लस 10 लाख, 52,50,000। $52,50,000। ठीक है, अब यहां देखो क्या क्या निकालना था, पढ़ लो। उसने कहा था कंप्यूट वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दिया 52,50,000। उसने कहा था के ओ निकाल दो, के ओ भी निकाल दिया। नहीं, के ओ अभी नहीं आया, चलो के ओ निकाल देते हैं इसके नीचे। लिखिए सिंस वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू ई बी आई टी अपॉन के ओ, तो यहां से के ओ हो जाएगा ई बी आई टी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फर्म। ईबीआईटी है कितना? 4 लाख रहेगा ना भाई, और वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 52,50,000, 7.62%। या आप लोग पूछो उससे पहले मैं बताता हूं कि के ओ आप ऐसे भी निकाल सकते थे, वो जो इक्वेशन बना के हम लोग निकालते हैं। अगर के ओ निकालते तो ऐसे भी आ जाता, के ई इंटू डब्ल्यू ई प्लस के डी इंटू डब्ल्यू डी। 8 का ये था 42.5 लाख अपॉन 52.5 लाख प्लस के डी आया था 6%। 52.5 लाख में 10 लाख का ये था, इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। अगर यहां से वैल्यू ऑफ फर्म निकाले, ₹4 लाख का ईबीआईटी है, 7.61, तो ये वही आ जाता है लगभग।
हो गया। अब एक बात पे जरा ऑब्जर्व करना, सवाल तो खत्म हो गया यहीं पे, इधर देखो सब लोग। अब इस पे ऑब्जर्व करना, देखो जब सवाल शुरू हुआ था तो क्या लिखा था, इट इज एंटायरली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी। और ये देखो इधर, जब एंटायरली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी थी तो बेटा केओ कितना आया था, और जब आंसर बी में डेट उठाया है तो ये देखो केओ गिर के कितना हो गया 7 पॉइंट्स, तो डेट बढ़ाया तो केओ घटा। तो यही तो कहती है एनआई अप्रोच। समझ आए? लिखो इसको, when company was not using debt, तो वैल्यू ऑफ फर्म थी 50 लाख और के ओ था 8%। when company is using debt, तो वैल्यू ऑफ फर्म हो गई 52,50,000 और केयू हो गया 7.62%। तो केयू गिरा, कंपनी की वैल्यू बढ़ी, यही कहती है नेट इनकम अप्रोच। हो गया? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। इधर देखो, सारा कुछ रिवाइज करके आना। एग्जाम में बस इतना लिखता है NI NOI, तो समझ नहीं आता किस अप्रोच में क्या कहा गया था। समझ रहे हो ना? सारा कुछ रिवाइज करके आओगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग सारी अप्रोचेस कर लेंगे।